हैं गरीब इसीलिए कि गरीब शिक्षा से वंचित हो जाए। और इनकी नीयत का पता एक और लगता है, इन्होंने एक योजना चलाई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसका मतलब क्या जानते हैं? इसका मतलब है पुश्तैनी काम, यानी संविधान बनने के पहले जो बाप दादा पुरखे करते चले आ रहे थे, कोई चमड़ा निकालता था तो उसका लड़का चमड़ा निकाले, कोई जूता बनाता था तो उसका लड़का जूता बनाए, कोई पालिश करता तो उसका बेटा पालिश करे, कोई कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता था तो उसका बेटा चाक चलाए, लोहार लोहारी करे, बढ़ई बढ़ईगिरी करे, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचे, दूध दही बेचने वाला दूध दही का काम करे, बांस की डलिया आग बनाने वाला काम बांस की डलिया बनाए। यानी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ही इसलिए बनाई गई है कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए और रोजगार के नाम पर पुश्तैनी काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितनी बड़ी साजिश है। जहां हमारे महापुरुषों ने हमें पढ़ने के लिए ता जिंदगी आंदोलन किया, संघर्ष किया। छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन तीनों ने मिलकर के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये तो अंग्रेजी हुकूमत को कन्विंस किया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल गया। महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 पूना में खोला गया और उसके बाद 18 स्कूल ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने खोला। और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा स्रोत रही है फातिमा शेख जी। यानी जिन चीजों के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, आज उस शिक्षा को आपसे छीनना चाहते हैं। जिस शिक्षा का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से आपको दिया है, उस शिक्षा के अधिकार को ये जमींदोज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। कहीं स्कूल बंद करके और कहीं शिक्षा को महंगी करके आपको वंचित करना चाहते हैं। आज बस से बदतर हालात है। यही नहीं, आज इन्होंने एक फार्मूला निकाला, क्या जानते हैं? नॉट फाउंड सुटेबल। यानी सामान्य मेरिट से भी ज्यादा अंक पाने वाले SC ST OBC के लोग सरकारी नौकरियों में चयन की जब बारी आती है तो SC ST OBC के नाम के आगे लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। जबकि मेरिट में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाते हैं, फिर भी उनको बैक टू पवेलियन। यही नहीं, विश्वविद्यालयों के प्रवेश में भी यही हो रहा है। हम ज्यादा तो नहीं देंगे, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले साल 117 प्रोफेसर की भर्ती हुई। इस मामले को मैं हाउस में भी उठाया था। 117 प्रोफेसर में 111 प्रोफेसर सामान्य वर्ग के और 6 प्रोफेसर में उसी में उच्छा में शामिल हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज में एक मुसलमान, एक ईसाई। यानी 6 में सब जिनकी आबादी 90% 92% है उनको मिला 6, जिनकी आबादी 8% 10% है उनको मिला 111। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। ये है भाजपा के लोग। अभी की बात कर रहा हूं, 3 महीना पहले BHU में PhD में एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ। टेस्ट में एक खटिक समाज का लड़का, सोनकर समाज का लड़का, यानी शेड्यूल कास्ट का लड़का सेकंड टॉपर लड़का रहा और 7 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 7 बार JRF परीक्षा होती है, वो क्वालिफाई किया। और यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर लड़का है। एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर ने क्या कहा जानते हैं? जाके जूता में पॉलिश करो, तुम PhD करके क्या करोगे? BHU के प्रोफेसर की बात है। क्या है ये? भेदभाव नहीं है, ये संविधान के साथ मजाक नहीं है। यानी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर ये कहते हैं जाके जूता में पॉलिश करो, तुम्हें PhD करने की क्या जरूरत है? वो लड़का स्वाभिमानी था, धरने पर बैठा।
हम सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको बूस्टअप किया। 10 दिन बाद जब देखा कि उसके पास कई मिलियन लोग उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो 10 दिन बाद प्रोफेसर आए, उसको मना के ले गए, धरना तुड़वाए, उसका एडमिशन कराए। मान लीजिए वो धरने पर नहीं बैठता तो क्या होता? यानी टॉप मेरिट होने के बावजूद भी, 7 बार JRF की क्वालिफाइड होने के बाद भी जूता में पॉलिश करने के लिए प्रोफेसर कह रहा था। उसी विश्वविद्यालय में पिछले साल, जिसका मैंने हाउस में भी इस मैटर को भी उठाया था, IMM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटें थी। टेस्ट हुआ, 8 बच्चे टेस्ट में सिलेक्ट कर लिए गए मेरिट के आधार पर। उसमें केवल एक बैकवर्ड क्लास का लड़का था, SC एक भी नहीं, ST एक भी नहीं। उन 8 में केवल एक बैकवर्ड का लड़का था प्रजापति समाज का, जो आज की मेरिट में 5वें नंबर पर था। यानी 5 के नीचे के 4 एडमिशन हो गए, 5 के बाद के 3 एडमिशन हो गए, और प्रजापति समाज के लड़के के आगे लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। यानी उसके बाद के 3 लड़के लिख दिए गए, 5वें नंबर को छोड़ दिया गया। 4 पहले हो गए एडमिशन, और 6वें 7वें 8वें का भी एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर जहां प्रजापति का लड़का था, उसके नाम के आगे लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। यही हाल हो रहा है आज पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में। आरएसएस विचार की धारा के लोग विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन गए, वाइस चांसलर बन गए, और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों में कब्जा करके और साजिश के तहत SC ST OBC के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं। नौकरियों में जाइए, सामान्य से ज्यादा आपकी टॉप मेरिट होगी, नॉट फाउंड शेड्यूल कहकर के आपको वापस कर दिया जाता है। क्या हो रहा है? ये क्या संविधान के साथ मजाक नहीं? मान लीजिए अभी खराब साहब कर रहे थे कि आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि हम सबका DNA एक है। हम मान लेते हैं इग्नोर के लिए DNA एक है। अगर DNA एक है तो SC OBC के साथ भेदभाव क्यों? अगर DNA एक है तो SC ST OBC के साथ भेदभाव क्यों? अगर DNA एक है तो SC ST OBC के सामने नॉट फाउंड सुटेबल क्यों? अगर DNA एक है तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म क्यों? अगर DNA एक है तो SC ST OBC के नौजवानों की आए गए दिन हत्या हो रही क्यों? अगर DNA एक है तो दलित आदिवासी पिछड़े समाज की महिलाओं के साथ दुराचार भेदभाव हो रहा है क्यों? और हमें मान लेते हैं कि भारत का DNA एक है। आप तो ये भी कहते हो कि भारत के मुसलमानों ईसाइयों का भी DNA, हमारा DNA एक है। अगर मुसलमान का और आपका DNA एक है तो मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों? हिंदू मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नंगा नाच क्यों? मस्जिद मंदिर के नाम पर मस्जिद में तोड़ने का पाप क्यों करते हो? हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चला के उनके घर जमी दोष क्यों करते हो? मदरसा क्यों बंद करते हो? मदरसों पर ताला क्यों लगवाते हो? अगर ये नहीं है तो आपको ये तो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारा DNA कुछ और है और शेष लोगों का DNA कुछ और है। अगर तुम्हारा DNA हमारा DNA एक होता, तुम कतई हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। तुम्हारा DNA दूसरा, हमारा DNA दूसरा है। इसीलिए तुम इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हो, और महिलाओं के साथ भी भेदभाव होता है। ये तो मैं अपने संविधान निर्माताओं को बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि वो इस जाति पाति छुआछूत ऊंची के नाम पर कदम कदम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपमानित किए गए। दुनिया के सबसे विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी इस भारत में जाति के आधार पर उनका अपमान किया गया। और फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाते वक्त कहीं भी किसी के साथ भूल करके भी अपमान नहीं किया। चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल से हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया था, हम दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई उनके साथ कर सकते थे। हम उनको भी हजारों साल तक संविधान में इस व्यवस्था देकर के कि ऐसे जैसे अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मण का चरित्र न्यायिक नहीं है इसलिए न्यायपालिका में ब्राह्मण नहीं रखे जाएंगे, बाबा साहब भी लिख सकते थे कि चूंकि इनकी प्रवृत्ति लुटेरी है इसलिए इतने दिन तक इन्होंने बहुत लूटा पाता है, इतने दिन तक इनको लूटने पाटने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता, ये बाबा साहब लिख सकते थे। लेकिन
कदम कदम पर पान के कड़वे घूंट पीने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रंच मात्र भी किसी के साथ कोई दुर्भावनापूर्ण बात नहीं लिखी। सबको बराबर सम्मान दिया, सबके स्वाभिमान की चिंता की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 में स्पष्ट इस बात की व्याख्या की कि धर्म, पंथ, वर्ण, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी भेदभाव हो रहा है। आखिर भारतीय संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन क्यों हो रहा है? इसका मतलब है ये भारतीय संविधान को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी एक की महिमा, किसी एक का महिमामंडन नहीं है। इसमें सभी जाति, धर्म, पंथ और वर्ग के लोगों का सम्मान है, बराबर सम्मान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और हजारों साल से भेदभाव करने वाले लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि सभी को समान अवसर कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय संविधान द्वारा दी गई व्यवस्था में लगातार वो घालमेल करते चले आ रहे हैं, खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था को खत्म करने पर आमादा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ साथियों, आपको याद होगा मानवर काशीराम जी कभी नारा देते थे, मानवर काशीराम के विषय में हम लोग नारा देते थे कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई। आज मानवर काशीराम जी का वो अभियान जो सोती हुई कौम को जगाने के लिए चलाया था, वो बीच में ठहर गया था। उस ठहराव को खत्म करके हमने कसम खाई, संकल्प लिया कि बाबा साहब के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर अंदर तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसे साथियों, अगर हम सोते रहे तो यथार्थवादी ताकतें भारतीय संविधान को अजगर की तरह निकल जाएंगी। इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज ये SC ST OBC के लोगों पर, माइनॉरिटी के लोगों पर जुर्म जातीय अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, उसे अपना धर्म मानते हैं, उसको अपने सम्मान से जोड़ते हैं। मैंने तो आप तक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके हमने किसी को गाली नहीं दिया। भाई जो जिंदगी में गाली खाया है, जो जिंदगी में अपमान सहा है, वो दूसरों की अपमान तो सपने भी नहीं कर सकता। जो जिंदगी में गाली खाया दूसरों को जिंदगी गाली भी दे नहीं सकता। हम तो खुद अपमानित हुए हैं, इसलिए हम दूसरों को सपने भी अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम विरोध करते हैं कि जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली मत दो, तो वो इसको अपना व्यक्तिगत मान लेते हैं कि महाराज ने ब्राह्मणों को गाली दिया। हमने कभी भी किसी जाति का प्रयोग करके अपशब्द कहा ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जय बड़ाधम तेलुगु महाराज सुपच किरात कोल कलवारा, ये कह करके SC ST OBC के लोगों को अधम नहीं कहा जा सकता, धर्म के नाम पर अगर अधम कहा जा रहा है तो इसको स्वामी प्रसाद मौर्य खारिज करते हैं और ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को बाहर किया जा सकता है। भाई पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज भारतीय संविधान ने जब हमारे सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की गारंटी दी है, तो उस पर कोई चोट करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य उसका प्रतिवाद करेंगे। पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, आप ये लिख लेते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आगे क्यों लिख दिया कि पूजे ने शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, लेकिन उसका सम्मान मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद इसके भुक्तभोगी हुए, दुनिया का सर्व विद्वान होने के बावजूद भी कदम कदम पर उनको अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चिंतन किया कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी जब मेरे साथ जानवर जैसी व्यवहार किया जा रहा है, तो मैं जिस कौम में पैदा हुआ हूं, उस दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों में, जिसमें शिक्षा नहीं है, जिसने स्कूल का दरवाजा कभी नहीं देखा, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जिसको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं मैसर, आखिर उसके साथ किस हद तक दरिद्रगी होती होगी, कितना पाशविक आचरण उसके साथ किया जाता होगा। इससे व्यथित होकर के उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धं क्षण गच्छामि का उद्घोष करके दिखा दिया
किया है बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है, संघ की ओर जाता है। कोई अपने छप्पर की मढ़ैया नहीं छोड़ता जल्दी, कोई अपने छप्पर की मढ़ई नहीं छोड़ता। अगर पक्की हवेली किसी बड़े के लिए प्यारी है तो गरीब के लिए उसकी मढ़ई प्यारी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हिंदू धर्म छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए कि धर्म के नाम पर उनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। दुनिया का सर्व विद्वान होने के बावजूद भी कदम कदम पर अपमानित किया गया, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। और यही नहीं साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग पढ़े लिखे विद्वान, दुनिया का सर्व विद्वान, जब हिंदू धर्म छोड़े इसलिए कि कदम कदम पर हिंदू होने का अपमान उन्होंने झेला, तो इस देश का मुसलमान भी इसी हिंदू होने की त्रासदी, मनुवादी व्यवस्था का शिकार होने के कारण अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए समय समय पर कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, मुसलमान बन गया, कभी कोई ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया, कभी कोई बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसकी मिसाल है, बौद्ध बन गया। और यहाँ तक तो गुरु नानक ने तो सिख धर्म का इजाद किया जिसमें ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा का कोई स्थान ही नहीं। उन्होंने एक नई लाइन खींच दी। मैं ऐसे महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए, इस व्यवस्था से निजात पाने के लिए इस गंदी व्यवस्था को लात मारी और उन्होंने एक नए रास्ते का इजाद किया। कोई बौद्ध धर्म का इजाद किया, कोई सिख धर्म का इजाद किया, कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल कर लिया। और साथियों, इस देश के मुसलमानों, इस देश के ईसाइयों, इस देश के दलितों, इस देश के आदिवासियों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के सिखों का डीएनए एक है, इनका डीएनए एक है। और यही कारण है कि इनकी व्यवस्था के ये सब शिकार हुए और समय समय पर सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना रास्ता बदला, अपना फैसला बदला। इसलिए साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय भागीदारी आंदोलन के साथियों के आने से अपनी जनता पार्टी मजबूती के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब होगी। साथ ही साथ आपके पास एक टीम है जो वॉल राइटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। देखते देखते इतनी जल्दी में उतनी तेजी के साथ वॉल राइटिंग करते हैं कि अगर एक टीम लग जाए तो महीने भर के अंदर यूपी को छाप दे। बरसात बाद हम इनका भी सहयोग लेंगे, क्योंकि अभी तो लिखाई होगी तो बरसात के नाते, पानी के नाते धुल जाएगा या कमजोर हो जाएगा, मिट जाएगा, धुंधला हो जाएगा। बरसात बाद इस पर अभियान चलाएंगे। और साथ ही साथ बीबीए के साथियों के आने से हम बाबा साहब के मिशन मानव काशी राम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर पहुंचाने में भी हमें मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है 2027 अपनी जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस फैसले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। लोगों की ट्रेन भी है, भोजन भी करना निकल। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आज पूरे देश और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलना, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न होना, छुट्टा जानवर रहा किसान की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर देना, स्कूल बंद किए जाने का पाप करना, जर्रे जर्रे पर शराब की दुकान खुलाना, देश प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक देना, चाय बेचने वाला देश को बेचने का पाप कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी संस्था बेच दी गई। ताजुब है, एक अदानी अकेले को 60,000 एकड़ जमीन अब तक दी जा चुकी है। एक 2 जिला आसाम में दे दिए गए। आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा, उसकी कुर्सी भी जाएगी। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, आपने बंदरगाह बेच दिए,
एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन दे दिए, कई दर्जन ट्रेनें दे दी, LIC दे दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? एक अकेले व्यवसायी को 60,000 एकड़ जमीन दे दिया, 1 रुपये बीघे के हिसाब से आपने जमीन दे दिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है क्या? आज जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उल्टा धमकी दे रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला जेल जाएगा और उसका पद भी जाएगा। लेकिन भेजेगा कौन? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जब देश का मुखिया है तो भेजेगा कौन? इसलिए इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए अपनी जनता पार्टी को कमर कस के आगे आना होगा। और शुरुआत चूंकि 2027 में यूपी का चुनाव होगा, उसके बाद पार्लियामेंट होगा, इसलिए पहला नारा हमारा ये होगा, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ। इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में 10 पार्टियों ने मिलकर के यहाँ लोक मोर्चा गठन भी कर लिया है मेरे नेतृत्व में। अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में 10 पार्टियों ने आकर के लोक मोर्चा गठन करके इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। भागीदारी आंदोलन के साथियों के आने से हम और मजबूत होंगे, हमारा संघर्ष और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इन अपेक्षाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं, इस निवेदन के साथ कि राष्ट्रीय जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनके उद्बोधन को सुन करके ही उठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को देता हूं विराम, विदा देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।